मंजिल विद अलसारी में आपका स्वागत है। आज हम DSSB PRT परीक्षा की तैयारी के लिए शिक्षण शास्त्र और शिक्षण विधियों से जुड़े 150 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और हमारा लक्ष्य रहेगा कि हर प्रश्न और उसके उत्तर को एकदम सरल भाषा में समझें ताकि तैयारी और भी पक्की हो सके। जी, तो चलिए सीधे प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। पहला सवाल, सामाजिक अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? इसका प्रमुख लक्ष्य है उत्तम नागरिकता का विकास। यानी कि छात्रों को एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनाना। जी, बिल्कुल, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, जो बहुत बार पूछा भी गया है, शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यानी ट्राइपोलर प्रोसेस, ये किसने कहा? यह जॉन डीवी ने कहा था। जॉन डीवी। हाँ, डीवी के अनुसार शिक्षण में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये 3 ध्रुव शामिल होते हैं। और अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि शिक्षण के ये 3 ध्रुव हैं कौन-कौन से? तो ये 3 ध्रुव हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या फिर समाज। इनके बिना शिक्षण प्रक्रिया आप कह सकते हैं अधूरी है। तो अगर जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया दी, तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किसने दिया था? ये विचार एडम्स ने दिया था। एडम्स। जी, एडम्स मानते थे कि शिक्षण में केवल शिक्षक और छात्र, ये 2 ही मुख्य ध्रुव होते हैं। बहुत बढ़िया। अब वापस सामाजिक अध्ययन पर आते हैं। इसका सीधा साधा अर्थ क्या है? इसका अर्थ है समाज द्वारा समाज के लिए अध्ययन। अच्छा। मतलब इसमें हम समाज के बारे में ही सीखते हैं ताकि उसे बेहतर बनाया जा सके। अब शिक्षण के उद्देश्यों की बात करते हैं। तथ्यों और पदों का ज्ञान हासिल करना, ये किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ये ज्ञानात्मक या ज्ञानार्जन उद्देश्य के तहत आता है। नॉलेज एक्विजिशन। हाँ, इसका सीधा संबंध नई जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने से है। और अगर कोई छात्र मान लीजिए मानचित्र में कोई गलती पहचान लेता है, तो ये किस उद्देश्य का हिस्सा होगा? यह अवबोध का हिस्सा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग। जब छात्र किसी गलती को समझकर पहचानता है तो यह उसकी समझ को ही दर्शाता है। अच्छा, तो फिर चार्ट और नक्शे बनाना, ये किस तरह का कौशल माना जाएगा? इसे क्रियात्मक कौशल कहते हैं, फंक्शनल स्किल। ओके। क्योंकि इसमें छात्र अपने हाथों से कुछ बना रहा है, इसलिए यह एक क्रियात्मक कौशल है। और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, मतलब दुनिया के प्रति एक अच्छी सोच रखना, ये किस पक्ष से संबंधित है? यह अभिवृत्ति से संबंधित है, यानी एटीट्यूड। अच्छा। यह छात्रों में दुनिया के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। बहुत सही। 10वां सवाल, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति एकीकृत और गतिशील है। इंटीग्रेटेड एंड डायनामिक। जी, इसका अर्थ है कि इसमें कई विषय शामिल हैं और ये समय के साथ बदलता भी रहता है। चलिए, अब शिक्षण विधियों के वर्गीकरण पर आते हैं। सवाल नंबर 11, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी मानी जाती है? यह है व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड। सबसे पुरानी। जी, ये पढ़ाने का पारंपरिक तरीका है जिसमें शिक्षक बस बोलकर ज्ञान देते हैं। और आजकल जो प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड बहुत लोकप्रिय है, वो किस वर्ग में आती है? ये छात्र प्रधान विधियों में आती है, स्टूडेंट सेंटर्ड। अच्छा। इस विधि में छात्र खुद सक्रिय होकर काम करते हैं, इसलिए ये छात्र केंद्रित है। तो फिर व्याख्यान विधि किस प्रकार की विधि हुई? व्याख्यान विधि शिक्षक प्रधान यानी टीचर सेंटर्ड विधि है। इसमें शिक्षक ही मुख्य भूमिका में होता है और सारी जानकारी देता है। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का केंद्र कौन है? आज की शिक्षा में केंद्र बालक है, द चाइल्ड। अब पूरी शिक्षा बच्चे की जरूरतों और रुचियों पर ही आधारित है। एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये किस विधि का मूल मंत्र है? ये क्रियात्मक विधियों का मूल मंत्र है, जिन्हें हम एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स भी कहते हैं। अच्छा, इन विधियों में छात्र खुद काम करके सीखते हैं, जिससे ज्ञान स्थायी होता है। और जो हमारी पाठ्य पुस्तक पद्धति है, उसे कैसी विधि माना जाता है? उसे एक परंपरागत विधि यानी ट्रेडिशनल मेथड माना जाता है। ठीक है। ये पढ़ाने का एक बहुत पुराना और पारंपरिक तरीका है। तो फिर प्रयोगशाला विधि यानी लैबोरेटरी मेथड का स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप क्रियात्मक है, फंक्शनल या एक्टिविटी बेस्ड। इसमें छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करके सीखते हैं, इसलिए ये क्रिया आधारित है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन, ये क्या है? ये एक शिक्षण सूत्र है, एक टीचिंग मैक्सिम। यह एक सिद्धांत है जो कहता है कि पहले वो पढ़ाओ जो छात्र जानते हैं, फिर नया ज्ञान दो। और मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, ये किस शिक्षण से जुड़ा है? ये परंपरागत शिक्षण,
ट्रेडिशनल टीचिंग से जुड़ा है। यह एक पुरानी धारणा थी कि कुछ कठिन विषय पढ़ने से दिमाग अनुशासित हो जाता है। शिक्षण सिद्धांतों में रुचि का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए है। लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। जी, जब छात्र की विषय में रुचि होती है तो वो उसे जल्दी और बेहतर तरीके से सीखता है। बहुत बढ़िया। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण विधि, प्रायोजना विधि पर आते हैं। सवाल 21, प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इसका सबसे पहले प्रयोग रिचर्ड्स ने किया था। रिचर्ड्स? जी, यह एक तथ्यात्मक जानकारी है। लेकिन प्रायोजना विधि के जनक कौन माने जाते हैं? इसके जनक W.H. किलपैट्रिक माने जाते हैं। अच्छा, W.H. किलपैट्रिक। हाँ, किलपैट्रिक ने जॉन डीवी के विचारों के आधार पर ही इस विधि को विकसित किया। ये विधि किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? यह प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद पर आधारित है, प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान वही है जो जीवन में उपयोगी हो। एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, प्रोजेक्ट एक सोद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए। ये किसने कहा था? यह कथन खुद किलपैट्रिक का ही है। अच्छा। यह किलपैट्रिक द्वारा दी गई प्रोजेक्ट विधि की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है। एक और कथन है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। ये किसका है? यह कथन बैलार्ड का है। बैलार्ड? जी, बैलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़े होने चाहिए। किलपैट्रिक ने इस विधि को अध्यापन में कब अपनाया था? उन्होंने इसे 1918 में अपनाया था। यह वह वर्ष है जब किलपैट्रिक ने इस विधि को औपचारिक रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। यह विधि थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? ये तत्परता और प्रभाव के नियम पर आधारित है। लॉ ऑफ रेडीनेस एंड इफेक्ट। जी, छात्र प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहते हैं और सफलता का उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किलपैट्रिक ने प्रयोजना के कितने प्रकार बताए हैं? उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। 4? हाँ, रचनात्मक, उपभोक्ता, समस्यात्मक और अभ्यासात्मक। तो अगर कोई छात्र मॉडल या चार्ट बना रहा है तो ये किस प्रकार की प्रायोजना है? ये रचनात्मक या उत्पादनात्मक प्रायोजना है। कंस्ट्रक्टिव प्रोड्यूसर। जी, इसमें छात्र कुछ नया निर्माण या उत्पादन कर रहे होते हैं। और कहानी सुनना या कविता का आनंद लेना, ये कैसी प्रायोजना है? ये उपभोक्ता या रसास्वादन प्रायोजना है। कंज्यूमर टाइप? जी, कंज्यूमर या एस्थेटिक। इसमें छात्र किसी कला या रचना का आनंद लेते हैं, उसका उपभोग करते हैं। चलिए, अब प्रायोजना विधि के चरणों पर आते हैं। सवाल 31, इस पद्धति का प्रथम चरण क्या है? इसका प्रथम चरण है परिस्थिति उत्पन्न करना। अच्छा। सबसे पहले शिक्षक छात्रों के सामने एक ऐसी स्थिति रखते हैं जिससे प्रोजेक्ट का विचार उत्पन्न हो। और इसका दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है प्रायोजना का चयन। परिस्थिति बनने के बाद छात्र अपने लिए एक प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं। योजना निर्माण यानी प्लानिंग कौन करता है? योजना छात्र करते हैं शिक्षक के निर्देशन में। तो टीचर बस गाइड करता है। इस विधि का अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण है कार्य का लेखा जोखा। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उसका पूरा रिकॉर्ड या रिपोर्ट तैयार की जाती है। इन सब में सबसे सक्रिय चरण कौन सा है? सबसे सक्रिय चरण है क्रियान्वयन। एग्जीक्यूशन। जी, यह वो चरण है जब छात्र असल में प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो इसमें शिक्षक की भूमिका क्या हुई? एक मार्गदर्शक की। बिल्कुल, एक मार्गदर्शक की। गाइड। शिक्षक काम करता नहीं बल्कि छात्रों को सही दिशा दिखाता है। क्या यह विधि सामाजिकता का विकास करती है? हाँ, ये सामूहिक कार्य को बढ़ावा देती है। छात्र अक्सर समूहों में काम करते हैं जिससे उनमें सहयोग की भावना बढ़ती है। लेकिन इस विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? इसका सबसे बड़ा दोष है कि ये खर्चीली और समय साध्य है। मतलब महंगी और टाइम टेकिंग? जी, प्रोजेक्ट्स में अक्सर ज्यादा पैसा और समय लगता है। तो क्या यह विधि पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने के लिए उपयुक्त है? नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। इस विधि से पढ़ाने पर सिलेबस पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। जीवन से सीखना या लर्निंग बाय लिविंग किस विधि का आदर्श है? ये प्रायोजना विधि का ही आदर्श है। ये विधि छात्रों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सीखने का मौका देती है। बहुत अच्छे। अब हम अगली विधि पर चलते हैं, अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि। इसके जन्मदाता H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग? जी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि को विज्ञान शिक्षण के लिए विकसित किया था। ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है? ह्यूरिस्को एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ।
आई फाइंड आउट। मैं खोजता हूँ। जी, यानी खुद खोज निकालना। तो इस विधि को और किस नाम से जाना जाता है? इसे खोज विधि भी कहते हैं, डिस्कवरी मेथड, अच्छा, क्योंकि इसमें छात्र स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं। इस विधि में छात्र को किस स्थिति में रखा जाता है? छात्र को एक अन्वेषक या आविष्कारक की स्थिति में रखा जाता है। एक डिस्कवरर की तरह। हाँ, छात्र एक खोजकर्ता की तरह काम करता है और खुद तथ्यों का पता लगाता है। मैं करता हूँ और सीखता हूँ, ये किस विधि का मूल है? यह अनुसंधान विधि का ही मूल है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर ही आधारित है। इस विधि में अध्यापक का स्थान कैसा होता है? अध्यापक का स्थान गौण होता है, एक पथ प्रदर्शक का। पैसिव गाइड। जी, शिक्षक केवल जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन करता है। मुख्य भूमिका छात्र की होती है। ये विधि बालकों में किस दृष्टिकोण का विकास करती है? यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, साइंटिफिक एटीट्यूड। छात्र एक वैज्ञानिक की तरह समस्या का विश्लेषण और समाधान करना सीखते हैं। क्या ये विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? नहीं, ये उच्च कक्षाओं के लिए है। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए नहीं। नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों में स्वयं खोज करने की क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती है। ये विधि किस पर बल देती है? यह स्वाध्याय पर बल देती है, सेल्फ लर्निंग। ये छात्रों को आत्मनिर्भर बनाकर खुद पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करती है। हर्बर्ट स्पेंसर का दर्शन किस विधि का समर्थन करता है? हर्बर्ट स्पेंसर का दर्शन ह्यूरिस्टिक विधि का ही समर्थन करता है। स्पेंसर स्वयं सीखने के प्रबल समर्थक थे, जो इस विधि का मूल आधार है। अब आते हैं समस्या समाधान विधि पर। प्राचीन काल में इसका प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग सुकरात और सेंट थॉमस ने किया था। ये दार्शनिक लोगों को प्रश्नों और समस्याओं के माध्यम से सिखाते थे। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? इसका प्रथम चरण है समस्या का चयन। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। जी, किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसे पहचानना और चुनना जरूरी है। यह विधि किस प्रकार के चिंतन पर आधारित है? यह तार्किक या विमर्शी चिंतन पर आधारित है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसमें छात्र समस्या पर गहराई से सोचते हैं और तर्क का प्रयोग करते हैं। समस्या एक कठिनाई होती है, ये किसने परिभाषित किया? ये योकम और सिम्पसन ने परिभाषित किया था। ओके। ये उनकी दी हुई एक सरल परिभाषा है कि समस्या क्या है। समस्या समाधान विधि का प्रयोग किस विधि में प्रमुख है? समस्या समाधान विधि में। इस विधि में समस्या को वैज्ञानिक तरीके के चरणों का पालन करके हल किया जाता है। इस विधि में किन दो तर्कों का प्रयोग होता है? इसमें आगमन और निगमन दोनों का प्रयोग होता है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। जी, छात्र उदाहरणों से नियम और नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। परिकल्पना का निर्माण या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन किस चरण में होता है? ये तीसरे चरण में होता है। समस्या को समझने के बाद छात्र उसके संभावित समाधान की परिकल्पना करते हैं। ये विधि शिक्षक केंद्रित है या बाल केंद्रित? ये बाल केंद्रित है। पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड। हाँ, इसमें छात्र समस्या का समाधान खोजने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। ये विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता। छात्र तथ्यों के आधार पर तर्क करना और सही निर्णय लेना सीखते हैं। अच्छा। और इस विधि का एक दोष क्या है? इसका एक दोष ये है कि ये छोटे बालकों के लिए अनुपयोगी है। अच्छा। क्योंकि छोटे बच्चों में अमूर्त चिंतन और तर्क करने की क्षमता कम होती है। चलिए, अब चॉक एंड टॉक विधि पर आते हैं। जी। ये किसे कहा जाता है? यह व्याख्यान विधि को ही कहा जाता है। लेक्चर मेथड। क्योंकि इसमें शिक्षक चॉक से ब्लैकबोर्ड पर लिखता है और बोलकर समझाता है। व्याख्यान विधि किस पक्ष पर केंद्रित है? यह ज्ञानात्मक पक्ष पर केंद्रित है, कॉग्निटिव डोमेन। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना है। व्याख्यान विधि का मुख्य गुण क्या है? यह कम खर्चीली है और समय की बचत करने वाली है। इससे कम समय में ज्यादा छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। और इसका मुख्य दोष? इसका मुख्य दोष ये है कि छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र रहते हैं। पैसिव लिसनर। जी, छात्र केवल सुनते हैं, करके नहीं सीखते, जिससे वे बोर हो सकते हैं। अब प्रदर्शन विधि की बात करते हैं। ये किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? ये मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र पर आधारित है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। शिक्षक पहले कोई ठोस चीज या प्रयोग दिखाते हैं, फिर उसके पीछे का सिद्धांत समझाते हैं। प्रदर्शन विधि का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है कहो, दिखाओ और करो। टेलिंग, शोइंग, डूइंग। बिल्कुल। इसमें शिक्षक बताते हैं, करके दिखाते हैं और छात्रों से भी करवाते हैं। प्रदर्शन विधि में कौन सी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं? आंख और कान।
आईज एंड ईयर्स। दोनों। जी, छात्र देखते भी हैं और सुनते भी हैं, जिससे सीखना बेहतर होता है। तो क्या प्रदर्शन विधि व्याख्यान से श्रेष्ठ है? हाँ, क्योंकि यह अधिक प्रभावशाली है। देखकर और सुनकर सीखना सिर्फ सुनकर सीखने से ज्यादा प्रभावी होता है। प्रदर्शन विधि में प्रयोग कौन करता है? इसमें अध्यापक प्रयोग करता है। टीचर। जी, इस विधि में शिक्षक प्रयोग या प्रदर्शन करके दिखाता है। यह विधि किन विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है? विज्ञान और भूगोल के लिए। इन विषयों में प्रयोग और मॉडल दिखाकर पढ़ाना बहुत प्रभावी होता है। अब आते हैं सामूहिक चर्चा पर। सामाजिकृत अभिव्यक्ति का मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य सहयोग और सामाजिक भावना का विकास है। इसका लक्ष्य छात्रों को मिलकर काम करना और एक दूसरे का सम्मान करना सिखाना है। औपचारिक समूह चर्चा में नेता कौन होता है? शिक्षक या फिर कोई निर्वाचित छात्र। औपचारिक चर्चा में नियमों का पालन होता है और एक निश्चित नेता होता है। पैनल चर्चा या पैनल डिस्कशन किसका प्रकार है? यह सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का ही एक प्रकार है। इसमें विशेषज्ञों का एक पैनल श्रोताओं के सामने किसी विषय पर चर्चा करता है। संसदीय रूप यानी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या है? यह संसद की कार्यप्रणाली है। यह चर्चा का एक औपचारिक तरीका है जो संसद के नियमों जैसा होता है। समूह चर्चा से किसका विकास होता है? संचार कौशल और सहिष्णुता का। कम्युनिकेशन स्किल्स और टॉलरेंस। जी। छात्र अपनी बात कहना सीखते हैं और दूसरों के विचारों को सुनना भी सीखते हैं। क्या समूह चर्चा एक प्रजातांत्रिक विधि है? हाँ, डेमोक्रेटिक। बिल्कुल। इसमें सभी को अपने विचार रखने का समान अवसर मिलता है। गोलमेज चर्चा या राउंड टेबल में क्या होता है? इसमें छोटे समूह आमने सामने बैठकर चर्चा करते हैं। इसमें कोई मुख्य वक्ता नहीं होता, सभी समान रूप से भाग लेते हैं। सामाजिकृत अभिव्यक्ति का बड़ा लाभ क्या है? नेतृत्व गुणों का विकास। लीडरशिप क्वालिटीज। हाँ, छात्रों को समूह का नेतृत्व करने और जिम्मेदारी लेने का मौका मिलता है। सफल चर्चा के लिए क्या आवश्यक है? एक निश्चित प्रकरण या समस्या। चर्चा को केंद्रित और उपयोगी बनाने के लिए एक स्पष्ट विषय होना चाहिए। और अनौपचारिक चर्चा कैसी होती है? यह बिना पूर्व निश्चित नियमों के मुक्त बातचीत होती है। इनफॉर्मल डिस्कशन। जी, ये दोस्तों के बीच होने वाली सामान्य बातचीत की तरह होती है। अब दल शिक्षण और इकाई योजना की तरफ बढ़ते हैं। इकाई योजना के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक H.C. मॉरिसन है। H.C. मॉरिसन। जी, मॉरिसन ने पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर पढ़ाने का विचार दिया। और दल शिक्षण यानी टीम टीचिंग का विचार कहाँ से आया? ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय से आया 1955 में। इसकी शुरुआत अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। दल शिक्षण में कक्षा का संचालन कौन करता है? शिक्षकों का एक समूह। जी। इसमें एक शिक्षक की बजाय कई शिक्षक मिलकर एक ही कक्षा को पढ़ाते हैं। इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित है? ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। हाँ, जो पूर्ण से अंश की ओर सीखने पर बल देता है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है समग्र या पूर्ण आकृति, होल या टोटल पैटर्न। मतलब किसी चीज को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण रूप में देखना। मॉरिसन ने इकाई विधि के कितने पद बताए हैं? 5 पद। 5? जी। खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, संगठन और वर्णन। मॉरिसन की इकाई योजना का प्रथम चरण क्या है? खोज या पूर्व ज्ञान, एक्सप्लोरेशन। इसमें शिक्षक यह पता लगाता है कि छात्र इकाई के बारे में पहले से कितना जानते हैं। दल शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? शिक्षकों की विशेष योग्यता का उपयोग। हर शिक्षक अपनी विशेषज्ञता के अनुसार विषय का हिस्सा पढ़ाता है। क्या इकाई योजना एक दैनिक पाठ योजना है? नहीं, यह ज्यादा व्यापक होती है। एक इकाई योजना में कई दैनिक पाठ योजनाएं शामिल हो सकती हैं। इकाई शब्द हर्बर्ट के किस पद से संबंधित है? यह सहचर्य या तुलना से संबंधित है। एसोसिएशन। हर्बर्ट के पाठ योजना में यह पद ज्ञान को जोड़ने और व्यवस्थित करने से संबंधित है। चलिए, अब भ्रमण विधि पर आते हैं। इसका आधार क्या है? इसका आधार है प्रत्यक्ष निरीक्षण, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें छात्र वास्तविक स्थानों पर जाकर सीधे अनुभव से सीखते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने इसका समर्थन किया? पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी। जी, वे प्राकृतिक वातावरण में प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने के बड़े समर्थक थे। भ्रमण शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? भ्रमण विधि। भूगोल में नदियों, पहाड़ों जैसी जगहों पर जाकर सीखना सबसे प्रभावी होता है। भ्रमण विधि क्यों महत्वपूर्ण है? प्रत्यक्ष और वास्तविक अनुभव के लिए। यह किताबी ज्ञान को वास्तविक दुनिया के अनुभव से जोड़ती है। वास्तविक ज्ञान चारदीवारी के बाहर मिलता है, यह किस विधि का मत है? ये भ्रमण विधि का ही मत है।
ये इस विचार पर आधारित है कि सच्चा सीखना कक्षा के बाहर की दुनिया में होता है। भ्रमण आयोजन का पहला चरण क्या है? उद्देश्य और स्थान का निर्धारण। कहीं भी जाने से पहले यह तय करना जरूरी है कि क्यों और कहाँ जाना है। भ्रमण के दौरान छात्रों में क्या बढ़ता है? निरीक्षण शक्ति और रुचि। छात्र चीजों को ध्यान से देखना सीखते हैं और उनकी विषय में रुचि बढ़ती है। इसका उद्देश्य शैक्षिक होता है या सिर्फ मनोरंजन? शैक्षिक? केवल मनोरंजन नहीं। भ्रमण का मुख्य लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ कुछ नया सिखाना भी होता है। लौटने के बाद आवश्यक कार्य क्या है? कक्षा में चर्चा और रिपोर्ट। इससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों ने भ्रमण से क्या सीखा और समझा। और 100वां सवाल, डाकघर की कार्यप्रणाली कैसे सिखाएंगे? स्थानीय डाकघर का भ्रमण कराकर छात्रों को डाकघर ले जाकर सीधे दिखाना सबसे अच्छा तरीका है। बहुत खूब। अब 101वें सवाल पर चलते हैं। निरीक्षण विधि मुख्य रूप से किसका प्रयोग करती है? ये ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करती है, सेंस ऑर्गन्स का। इसमें देखकर, सुनकर और छूकर जानकारी इकट्ठा की जाती है। निरीक्षण विधि किस प्रकार के ज्ञान पर बल देती है? प्रत्यक्ष ज्ञान पर, डायरेक्ट नॉलेज। यह विधि सीधे अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व देती है। मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग का जनक किसे माना जाता है? एलेक्स एफ ऑसबोर्न को। एलेक्स एफ ऑसबोर्न? जी, ऑसबोर्न ने रचनात्मक विचारों को उत्पन्न करने के लिए यह तकनीक विकसित की। बिना किसी रोक-टोक के ज्यादा से ज्यादा विचार पैदा करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान किस पर रोक होती है? आलोचना पर या समीक्षा पर, क्रिटिसिज्म पर। विचारों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए किसी भी विचार की आलोचना नहीं की जाती है। यह विधि छात्रों में किसका विकास करती है? सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का। यह छात्रों को नए और मौलिक तरीकों से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। सामाजिक विज्ञान में निरीक्षण विधि किसके लिए उपयोगी है? स्थानीय भूगोल और रहन-सहन समझने के लिए। छात्र अपने आसपास के समाज और वातावरण का निरीक्षण करके सीख सकते हैं। निरीक्षण में छात्र की भूमिका कैसी होती है? सक्रिय, एक्टिव। छात्र निष्क्रिय दर्शक नहीं होता, बल्कि सक्रिय रूप से जानकारी एकत्र करता है। क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग एक व्यक्तिगत क्रिया है? नहीं, यह एक सामूहिक क्रिया है। यह आमतौर पर एक समूह में की जाती है ताकि विभिन्न प्रकार के विचार सामने आ सकें। अब निरीक्षण के चरण क्या हैं? योजना, निरीक्षण, आलेखन और विवेचन। इसमें पहले योजना बनती है, फिर निरीक्षण होता है, उसे लिखा जाता है और अंत में विश्लेषण होता है। अब अभिनयकरण या रोल प्ले पे आते हैं। यह किन विषयों के लिए उपयोगी है? इतिहास और नागरिक शास्त्र के लिए। छात्र ऐतिहासिक पात्रों की भूमिका निभाकर घटनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अभिनयकरण का मुख्य लाभ क्या है? परानुभूति या संवेदना का विकास, एम्पैथी। छात्र दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझना सीखते हैं। पूछताछ प्रतिमान यानी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किसने दिया? रिचर्ड सचमिन ने। रिचर्ड सचमिन? जी, सचमिन ने छात्रों में वैज्ञानिक पूछताछ कौशल विकसित करने के लिए ये मॉडल बनाया। पूछताछ प्रतिमान का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक पूछताछ कौशल का विकास। यह छात्रों को सवाल पूछना और जांच पड़ताल करना सिखाता है। अभिनय विधि में छात्र क्या करते हैं? पात्र की भूमिका जीते हैं। वे किसी दिए गए चरित्र का अभिनय करते हैं और उसकी तरह व्यवहार करते हैं। पूछताछ प्रतिमान किस प्रकार का मॉडल है? यह एक सूचना प्रक्रिया मॉडल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। यह इस बात पर केंद्रित है कि छात्र जानकारी कैसे एकत्र और संसाधित करते हैं। क्या अभिनय विधि शर्मीले छात्रों के लिए सहायक है? हाँ, यह झिझक दूर करती है। भूमिका निभाने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे खुलकर अपनी बात रख पाते हैं। मॉक पार्लियामेंट किसका उदाहरण है? यह अभिनयकरण या नाटकीकरण का ही उदाहरण है। इसमें छात्र संसद की कार्यवाही का अभिनय करते हैं। पूछताछ प्रतिमान में शिक्षक क्या होता है? प्रक्रिया का सुगम करता। फैसिलिटेटर। शिक्षक केवल प्रक्रिया को आसान बनाता है, जवाब सीधे नहीं बताता। नाटकीकरण से प्राप्त ज्ञान कैसा होता है? सजीव और स्थायी। लाइवली एंड परमानेंट। जब छात्र किसी चीज का अभिनय करते हैं तो वह उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाती है। अब आते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री पर। एडगर डेल किस लिए प्रसिद्ध हैं? अपने अनुभव शंकु के लिए, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने बताया कि हम जो करते हैं उससे सबसे ज्यादा सीखते हैं और जो पढ़ते हैं उससे सबसे कम। रेडियो किस प्रकार की सामग्री है? श्रव्य सामग्री है, ऑडियो एड।
इससे केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। और मानचित्र और ग्लोब क्या है? ये दृश्य सामग्री है, विजुअल एड्स। ये ऐसी सामग्रियां हैं जिन्हें देखकर जानकारी मिलती है। टेलीविजन या सिनेमा किस श्रेणी में आते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। क्षेत्रीय पर्यटन डेल के शंकु में क्या है? प्रत्यक्ष सोद्देश्य अनुभव, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। यह करके सीखने का सबसे ठोस और प्रभावी तरीका है। OHP का पूरा नाम क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये ट्रांसपेरेंसी शीट को बड़ा करके पर्दे पर दिखाने वाला एक उपकरण है। और शामपट कैसी सामग्री है? यह दृश्य सामग्री है लेकिन अप्रक्षेपित। यह एक विजुअल एड है जिसे दिखाने के लिए किसी प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं होती। सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? जो एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करे। जब हम देखते और सुनते दोनों हैं तो सीखना सबसे अच्छा होता है। अभिनवीकरण डेल के शंकु में कहाँ स्थित है? ये आधार के निकट है, इसलिए अधिक प्रभावी है। ये प्रत्यक्ष अनुभव के बहुत करीब है, इसलिए ये बहुत प्रभावी है। और पुस्तक पढ़ना डेल के शंकु में क्या है? ये शाब्दिक प्रतीक है जो सबसे कम प्रभावी है। डेल के अनुसार केवल शब्दों को पढ़ना सीखने का सबसे कम प्रभावी तरीका है। चलिए अब समालोचनात्मक चिंतन और ब्लूम पर बात करते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? गुण दोष विवेचन। एनालिसिस ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। जी, इसका मतलब है किसी भी बात को आंख बंद करके ना मानना, बल्कि उसके फायदे नुकसान को परखना। समालोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? अभिप्रेरणा और संवेग। हमारी भावनाएं और मोटिवेशन हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। क्या समालोचनात्मक चिंतन नकारात्मक है? नहीं, ये निष्पक्ष विश्लेषण है। इसका मतलब कमियां निकालना नहीं, बल्कि किसी चीज का सही और संतुलित मूल्यांकन करना है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी किसने दिया? B.S. ब्लूम ने। B.S. ब्लूम? जी, ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को 3 मुख्य भागों में बांटा था। शिक्षण के 3 पक्ष कौन से हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये सीखने के 3 क्षेत्र हैं: ज्ञान, भावना और कौशल। प्रत्यास्मरण यानी रिकॉलिंग किस पक्ष का हिस्सा है? ये ज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा है। कॉग्निटिव, ये याद की हुई जानकारी को फिर से बताने की क्षमता है, जो ज्ञान से संबंधित है। और चारित्रीकरण किस पक्ष में आता है? ये भावात्मक पक्ष में आता है। अफेक्टिव डोमेन, ये मूल्यों और विश्वासों को अपने चरित्र का हिस्सा बना लेने से जुड़ा है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी को 2001 में किसने संशोधित किया? एंडरसन और क्राथोवॉल ने। उन्होंने मूल टैक्सोनॉमी में कुछ बदलाव किए, जैसे मूल्यांकन के ऊपर सृजन को रखा। तो संशोधित टैक्सोनॉमी में सर्वोच्च स्तर क्या है? सृजन करना, क्रिएटिंग, सबसे ऊंचा स्तर, कुछ नया बनाना या मौलिक रचना करना है। समालोचनात्मक चिंतन के लिए क्या त्यागना आवश्यक है? पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस। निष्पक्ष होकर सोचने के लिए हमें अपनी पहले से बनी बनाई धारणाओं को छोड़ना पड़ता है। बहुत अच्छे। अब हम अंतिम खंड मूल्यांकन पर आते हैं। मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस क्या? मापन प्लस मूल्य निर्णय, वैल्यू जजमेंट। मूल्यांकन में अंकों के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि वे अच्छे हैं या बुरे। शिक्षण के दौरान कौन सा मूल्यांकन होता है? रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यह मूल्यांकन सुधार के लिए किया जाता है जब शिक्षण चल रहा हो। और सत्र के अंत में कौन सा मूल्यांकन होता है? योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। ये फाइनल परीक्षा की तरह होता है जो ग्रेड या परिणाम देने के लिए किया जाता है। CCE का पूर्ण रूप क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जी, इसका अर्थ है साल भर चलने वाला मूल्यांकन जो बच्चे के सभी पहलुओं को जांचता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्यों अच्छे माने जाते हैं? विश्वसनीयता और वैधता के कारण। इन प्रश्नों के उत्तर निश्चित होते हैं, इसलिए जांचने वाले की पसंद नापसंद का असर नहीं पड़ता। तो निबंधात्मक प्रश्न क्या मापते हैं? विचारों की अभिव्यक्ति और संगठन। ये प्रश्न छात्र की लिखने की क्षमता और विचारों को व्यवस्थित करने की कला को जांचते हैं। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? अधिगम कमियों का पता लगाना। डायग्नोस्टिक टेस्ट? जी, ये डॉक्टर की तरह सीखने में आ रही समस्याओं की वजह का पता लगाता है। और उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? निदान के बाद। डायग्नोसिस के बाद रेमेडियल टीचिंग? बिल्कुल, पहले समस्या का पता लगाया जाता है, फिर उसे दूर करने के लिए पढ़ाया जाता है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ये किसने कहा?
कोठारी आयोग ने शिक्षा में मूल्यांकन के निरंतर महत्व पर जोर दिया था। और हमारा अंतिम सवाल 150वां, मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन क्या है? इसका मुख्य प्रयोजन अधिगम में सुधार और पृष्ठपोषण देना है। यानी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट और फीडबैक। जी, मूल्यांकन का असली मकसद छात्रों को फीडबैक देकर उनके सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। और इसी के साथ हमारे 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सत्र पूरा होता है। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा से आपको अपनी तैयारी में मदद मिलेगी। याद रखें, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और तैयारी जारी रखें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको यह सत्र उपयोगी लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे ऐसे ही सत्रों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।